औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर 3 हम देख रहे हैं पेन टाइप्स एंड विज़रोजेनिक पेन पैटर्न्स। पेन टाइप्स होती हैं, कुछ सोमैटिक ओरिजिन की होती हैं, कुछ विज़रा उसका ओरिजिन होता है, ठीक है, या रेफर्ड पेन है, लोकलाइज्ड पेन है, तो वो पेन टाइप्स हैं। और फिर विज़रोजेनिक, जो विज़रा जैसे कोई भी गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनी, किसी भी विज़रा की पेन है और वो कहाँ रेफ़र कर रही है, हार्ट की पेन है वो कहाँ जा रही है, डायफ्रामेटिक ओरिजिन है उसका, तो वो हम देखेंगे वो किधर जा रही है। चैप्टर का हम शुरू से कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, वही कवर हम करेंगे। और ये हमने 2 मंथ्स पहले पढ़ा था और अब हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ करेंगे और एक साथ मिलकर इसको सीखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ है कि पेन इज़ ऑफन द प्राइमरी सिम्टम इन मैनी फिज़िकल थेरेपी प्रैक्टिसेस। मतलब पेन तो फ़िज़िकल थेरेपी प्रैक्टिस में जो लोग आते हैं वो आके पेन की कंप्लेन करते हैं, तो इट्स अ वेरी प्राइमरी सिम्टम। तो फिर हम पेन को अब उन्होंने 5th वाइटल साइन भी कंसिडर कर दिया। हमने वाइटल साइंस देखे हैं कि ब्लड प्रेशर होता है, हम बीपी चेक करते हैं, हार्ट रेट देख रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट आ रहा होता है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, ये सब वाइटल साइंस है। अब पेन को भी उन्होंने वाइटल साइन कंसिडर कर लिया है कि जब आप बाकी 4 चीज़ें देख रहे हो तो आप पेन भी लोगों में पूछ लो कि किस लेवल की है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि रिकॉग्नाइजिंग पेन पैटर्न्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टेमिक डिजीज़। तो क्योंकि सिस्टेमिक डिज़ीज़ को ठीक करना हमारा काम नहीं है, अगर लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो वी आर एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हमने इसको नहीं मतलब ठीक है ठीक करना, हम रेफ़र कर रहे होते हैं। तो हमने देखना है कि जो सिस्टेमिक डिज़ीज़ की वजह से कोई पेन है तो पहले हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि अब उसको रेफ़र करना है। तो कुछ ऑर्गन्स की ऐसी होती है कि वो पेन हमारे एनएमएस सिस्टम में आ रही होती है, मसल्स पेन आ रही होती है उससे, तो वो हमें भी कर जाते हैं, वो मिक्स हो जाती है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हाईलाइटेड है कि पेन पैटर्न ऑफ द चेस्ट, अगर जो चेस्ट पेन है और बैक, शोल्डर, स्कैपुला, पेल्विस, हिप, ग्राइन एंड द एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट, तो these are the most common sites of the referred pain from a systemic disease process। के मतलब कोई सिस्टम इन्वॉल्व है, कोई ऑर्गन इन्वॉल्व था, ठीक है, और उसकी दर्द जा रही है चेस्ट के रीजन में, और बैक में दर्द है, कंधे में है, स्कैपुला में है, एसआई जॉइंट में है। तो अब ऐसा लगता है कि शायद हमारा ही फील्ड का काम है, लेकिन हमने देखना है कि स्क्रीनिंग करनी है कि सिस्टमिक डिज़ीज़ तो नहीं है। फिर हमने देख लेना है कि कोई इमोशनल ओवरले तो नहीं, कोई इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से है, या कोई कैंसर की वजह से पेन आ रही है, या फिर साइकोजेनिक या इमोशनल सोर्स ऑफ पेन है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखना होता है कि जो पेन का ओरिजिन है वो क्या है। अब हम देखेंगे मैकेनिज़म्स ऑफ द रेफर्ड विज़रल पेन के, मतलब कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार हैं, किस तरह से जो विज़रा की दर्द है वो डिफरेंट जगहों पर फील हो रही होती है। तो द न्यूरोलॉजी ऑफ विज़रल पेन इज़ नॉट अंडरस्टूड एट दिस टाइम, कि अभी तक न्यूरोलॉजी नहीं पता चली कि विज़रल पेन की क्या है, लेकिन कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, कुछ मॉडल्स पेश किए गए हैं जो कि सोमैटिक सेंसरी सिस्टम के हैं, ठीक है। सोमा मीन्स बॉडी, तो अगर बॉडी पेन हो रही है तो सोमैटिक जो सेंसरी सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने कोई मॉडल्स पेश किए हैं। साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एक्चुअल नर्व फाइबर्स एंड द स्पेसिफिक नोसिसेप्टर्स इन द ऑर्गन्स। अभी तक उनको एक्चुअल नर्व फाइबर्स, क्योंकि कुछ नर्व सेम ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, हम देखेंगे कि डायफ्राम को भी वही सप्लाई कर रही थी और हार्ट को भी वही कर रही थी, और वही नर्व जाकर शोल्डर को भी कर रही है। तो अब सेम आ गया ना, मल्टी सेगमेंटल थी और सेम नर्व सप्लाई आ रही है, तो फिर इसलिए हार्ट की दर्द शोल्डर में चलेगी, डायफ्रामेटिक पेन शोल्डर में चलेगी। तो ये चीज़ें देखनी है। वी डोंट नो द एफरेंट सप्लाई टू द वी डू नो, ठीक है, वी डू नो द एफरेंट सप्लाई टू द इंटरनल ऑर्गन्स इन द close proximity to the blood vessels along a path similar to the sympathetic nervous system। तो हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, और कौन सी ब्लड वेसल यहाँ से गुजर रही है, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ कुछ नर्व्स भी गुजर रही होती हैं, ठीक है, नर्व सप्लाई भी साथ ही होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की किधर जा रही है।
तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर उन्होंने लिख दिया है कि विज़रो सेंसरी फाइबर्स, जो विज़रो सेंसरी हैं, ठीक है, जो विज़राज के फाइबर्स हैं वो असेंड कर रहे हैं एंटीरोलैटरल सिस्टम टू द थैलेमस। एक्चुअली हमारे जो मैसेज होता है वो थैलेमस एक रिले सेंटर है सर, वो सेंस कर रहा है, उसके पास मैसेजेस जा रहे हैं और वो फिर ऐसे रेडिएट करता है मैसेज कॉर्टेक्स के ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास फिर मैसेज जाता है। फिर हमें पता चल रहा होता है कि किस किस जगह पर दर्द हो रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो जो विज़रो सेंसरी फाइबर्स हैं वो भी असेंड करते हैं एंटीरोलैटरल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, थैलेमस तक पहुंचते हैं, विच फाइबर्स प्रोजेक्टिंग टू द सेवरल रीजन्स ऑफ द ब्रेन। फिर वहाँ से वो बाकी रीजन्स तक प्रोजेक्ट कर दिए जाते हैं, थैलेमस से मैसेज चला जाता है। दीज रीजन्स इनकोड द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ विजुअल पेन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में मतलब अगर इधर दर्द मतलब चोट लग गई है, लैटरली अगर चोट लगी है ब्रेन के लैटरल साइड पे टेम्पोरल रीजन में, तो हम कहते हैं जी लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ इस तरह, या अपर लिम्ब इन्वॉल्व है, या फिर मीडियल में लगेगी तो हम कहते हैं लोअर होता है, ठीक है, अगर मीडियली, अगर सेंटर जो कहते हैं ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, तो इस तरह उधर साइट ऑफ ओरिजिन होती है। कुछ इसी तरह पेन के भी उन्होंने कुछ बताए हुए हैं कि ब्रेन में कुछ रीजन्स हैं वो इनकोड कर रहे होते हैं साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द विजुअल पेन, कि इधर अगर चोट लगेगी तो इस विज़रा के दर्द इधर हो गया। ऑल्दो दे डू इट पुअरली बिकॉज ऑफ लो रिसेप्टर डेंसिटी, लेकिन ये इतना अब ना प्रॉपर नहीं होता। कभी कभी ना दर्द बड़ी डिफ्यूज सी होती है क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो बड़े लो डेंसिटी के रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं। और लिखा हुआ लार्ज ओवरलैपिंग रिसेप्टिव फील्ड्स एंड एक्सटेंसिव कन्वर्जेंस इन द असेंडिंग पाथवे। तो उन्होंने बता दिया कि they do it poorly because of low receptor density। एक तो वहाँ पर रिसेप्टर्स थोड़े कम है, ठीक है, जिन्होंने रिसीव करनी होती है कि इधर दर्द हो रही है, और फिर ओवरलैपिंग उधर बहुत ज़्यादा हो रही है, जो रिसेप्टिव फील्ड्स हैं वो ओवरलैप बहुत कर रहे हैं, और एक्सटेंसिव कन्वर्जेंस हुई है, जो असेंडिंग पाथवेज़ हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए ऊपर मैसेज जा रहा है, पेन असेंडिंग पाथवेज़ हैं उनके अंदर कन्वर्जेंस है। तो इस चीज़ को हम ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ द कॉर्टेक्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेयर द पेन मैसेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम। इसलिए फिर ब्रेन को पता नहीं चलता क्योंकि एक तो डेंसिटी ऑफ फाइबर्स कम है उधर, ऊपर से ओवरलैपिंग थी और फाइबर्स की, और बड़ी कन्वर्जेंस सी हुई थी पाथवेज की, इसलिए ना जो हमारा ब्रेन कॉर्टेक्स है उसको इतना खास पता नहीं चल रहा होता, वो पेन बड़ी डिफ्यूज सी होती है, ठीक है, ऐसे फैली सी होती है। अक्सर हम पेशेंट्स को पूछते हैं दर्द की तरह, वो कहते हैं बस इधर इधर हो रही है, इस पूरे रीजन में हो रही है, ठीक है। तो इस तरह where the pain message originate from। फिर studies show there may be multiple mechanisms operating at the different sites to produce the sensation we refer to as pain। तो पेन के लिए उन्होंने बता दिए हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ mechanisms हैं, ठीक है, मैकेनिज़म्स हैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल, किसके लिए कि कहाँ से पेन ओरिजिनेट करेगी। द सेम सिम्टम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मैकेनिज़म्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट है या कुछ भी है, ये जो उन्होंने लिखे हुए नाम मल्टी सेगमेंटल इनोवेशन है। तो सेम सिम्टम प्रोड्यूस होगा, चाहे आप जिस तरह से भी मतलब कहते हैं ना कान घुमाकर बात कर लो, बात तो वही रहेगी। अच्छा, तो इस तरह सेम सिम्टम आएगा डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू, लेकिन एक उन्होंने बात लिख दी एंड अ सिंगल मैकेनिज़्म में काज डिफरेंट सिम्टम्स। इसी तरह एक बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज़्म हुआ है, उससे सेम मैकेनिज़्म था, ठीक है, सिंगल मैकेनिज़्म था, उससे काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स, पेन भी हो रही है, कोई और सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो उन्होंने ये एक गोल मोल बात लिख दी है कि सेम सिम्टम आ सकता है डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू, और अगर मैकेनिज़्म एक कर लो तो डिफरेंट सिम्टम आ जाएंगे। अच्छा, फिर आगे उन्होंने लिखा है इन द केस ऑफ रेफर्ड पेन पैटर्न्स ऑफ द विज़रा देयर आर 3 सेपरेट फिनोमिना टू कंसीडर। अगर हमने देखना है कि ना पेन किस तरह रेफ़र हो रही है, विज़रा की जो पेन पैटर्न्स आ रहे हैं, जो विजुअल पेन रेफ़र होती है, तो एक एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट उन्होंने कह दिया कि मतलब जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, इंटर यूट्रन लाइफ जो होती है उसके अंदर जब ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना शुरू होती है, कुछ ऑर्गन्स डिफरेंट जगह पे होते हैं, फिर बाद में वो ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ वो ऑर्गन्स अपनी जगह ना चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, माँ के अंदर ही, ठीक है, ये सब हो रहा होता है। तो वो हमने देखना है कि शुरू में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान एक ऑर्गन पहले किसी जगह पर था, फिर बाद में वो मूव कर कर कहीं और चला गया, तो अब क्योंकि उसका ओरिजिन उस जगह से हुआ था, ठीक है, मिसाल के तौर पर शोल्डर वाले रीजन से हुआ था या चेस्ट रीजन से उसका ओरिजिन हुआ था,
तो अब उसकी जो दर्द है, अब वो ऑर्गन चलो डायफ्राम पहुंच गया या कहीं एब्डोमिनल ऑर्गन बन गया वो, तो उसकी दर्द फिर उधर शोल्डर में या चेस्ट में होगी, क्योंकि उनका एक रीजन है, उनकी एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो वो हम देखेंगे। फिर मल्टी सेगमेंटल भी देखेंगे। तो फिर उसने लिखा कि ईच सिस्टम हैज़ अ बिट ऑफ इट्स ओन यूनिकनेस इन हाउ द पेन इज़ रेफर्ड। हर सिस्टम ऑब्वियसली यूनिक है। मिसाल के तौर पर द विजरा इन द एब्डोमेन कंप्राइज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स वी हैव टू कंसिडर। एब्डोमेन में काफ़ी विजराज हैं हमारे एब्डोमेन में पेनक्रियाज है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर जिसके पेन हो सकती है, तो ये सब उधर ही है, डायफ्राम आ जाता है। जो मेनली बात होती है मैं उनको ही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, अपेंडिक्स है, तो इस टाइप की। द लोकेशन ऑफ द पेन मे नॉट बी डायरेक्टली ओवर द इन्वॉल्व्ड ऑर्गन। तो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, देखो किडनी की जो दर्द है वो कहीं और रेफ़र कर गई है, ठीक है, कमर में चली गई, कहीं चली गई है, तो फिर हमने देखना है कि वो पेन किधर रेफ़र कर रही है। राइट। फिर फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, फिर अक्सर लोग फंक्शनल MRI कराते हैं, ठीक है। एंड अदर न्यूरो इमेजिंग मेथड्स हैव शोन एक्टिवेशन ऑफ द इंफीरोलैटरल पोस्ट सेंट्रल गायरस बाय विजुअल पेन, सो द ब्रेन हैज़ अ रोल इन विजुअल पेन पैटर्न। तो उन्होंने ये बताया कि लोग फिर FMRI करा रहे हैं, और कुछ ऐसे इमेजिंग मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि जिन्होंने कहा है कि एक्टिवेशन हुई होती है किस चीज़ की, इंफीरोलैटरल पोस्ट सेंट्रल गायरस की। हमें पता है कि एक सेंट्रल गायरस है, ठीक है, और फिर एक पोस्ट सेंट्रल गायरस भी होता है। तो ये हमने इस टर्म को एज इट इज़ हम इसको याद करेंगे कि जो इंफीरोलैटरल जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है बाय द विजुअल पेन, जब भी विजुअल पेन होती है, ठीक है, कोई भी विजरा में दर्द हुई, तो वो चीज़ फिर MRI में नज़र आ जाती है कि इंफीरोलैटरल जो पोस्ट सेंट्रल गायरस था वो एक्टिवेट हो गया, और फिर जो ब्रेन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है जब भी कोई विजुअल पेन होती है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ब्रेन का भी एक रोल होता है। It is likely that embryological development has the primary role in referred pain patterns for the viscera. तो जो embryological development है कि embryological life के अंदर वो चीज़ कहाँ पहले बनी, उसका एक बड़ा ही रोल होता है पेन को रेफ़र करने में। पेन इज़ रेफर्ड टू अ साइड वेयर द ऑर्गन वाज लोकेटेड इन द फीटल डेवलपमेंट। जब वो एक फीटस था, जब वो, ठीक है, जब एक फीटस बन रहा था, तब ऑर्गन कहाँ पाया जाता था, पेन उधर जाती है। फिर ऑल्दो द ऑर्गन माइग्रेट्स ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो फिर ऑर्गन माइग्रेट कर जाता है। इट्स नर्व्स परसिस्ट इन रेफरिंग सेंसेशंस फ्रॉम द फॉर्मर लोकेशन, लेकिन उसकी जो नर्व्स है ना वो अभी भी उधर ही जाती हैं, ठीक है, उस ऑर्गन को भी सप्लाई करेगी और उस जगह पे भी जा रही हैं, उसकी नर्व सप्लाई सेम होगी उस जगह पर जो सेंसेशन क्रिएट करती हैं, इसलिए पुरानी वाली जगह पर उसकी नर्व सप्लाई जाती है और फिर उधर दर्द होती है। तो ऑर्गन सच एज द किडनी, अगर किडनी की बात की जाए, लिवर की बात की जाए, इंटेस्टाइन की बात की जाए, बिगन फॉर्मिंग बाय द 3 weeks व्हेन द फीटस इज स्टिल लेस दैन द साइज ऑफ ए रेजिन, ठीक है। अभी फीटस आप देख लो, एक रेजिन, एक मेवा जितना होता है ना, उसको मेवा जात कहते हैं, मेवा होता है, ठीक है, उसके जितना, उससे भी कम साइज़ होता है अभी फीटस का। अभी 3 weeks स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, अभी 1 month नहीं होता कि तब किडनी बनना शुरू हो जाती है और लिवर बनना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन बनना शुरू हो जाता है। और जब उन्होंने बता दिया कि जब डे 19 जाता है, 19th डे होता है जब, तो नोटोकॉर्ड फॉर्मिंग द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ क्लोज्ड। तो जो नोटोकॉर्ड थी जो कि स्पाइनल कॉर्ड बना रही थी वो भी क्लोज हो जाती है। एंड बाय द 21 हार्ट बिगन्स टू बीट। 21वां दिन जब होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड, 21वां दिन के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो भी बीट करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। फिर ये हमने एज एन MCQ याद रखेंगे ये बात के MCQ आया तो 21th डे हार्ट बिगन्स टू बीट, बट डे 19 वैसे याद रखने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, नोटोकॉर्ड थी वो बनना बंद हो जाती है। 3 weeks के अंदर किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन बनना शुरू हो गया था। तो फिर अब उन्होंने लिखा है कि एम्ब्रियोलॉजिकली द चेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द गट। अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखें, जो चेस्ट है वो गट का ही हिस्सा थी, वो एलिमेंट्री कनाल जो होती है ना, जो हमारा एब्डोमेन है, जो स्टमक रिलेटेड चीज़ें, चेस्ट और गट का उन्होंने एक लिंक क्रिएट कर दिया।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस चीज़ को बेस बनाकर आप याद करें कि चेस्ट और गट का एक उन्होंने रिलेशन क्रिएट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम टिश्यू इन यूट्रो। जिस चीज़ से गट के जो ऑर्गन्स बने हैं उसी से ये चेस्ट के अंदर अब क्या है, रिब्स हैं, ठीक है, लेकिन हार्ट है, ठीक है, तो वो लंग्स हैं, तो ये हार्ट और लंग्स हैं। तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि वो जिन चीज़ से बनी है और जो गट जिससे बनी है वो सेम टिश्यू था। दिस एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ इंट्राथोरेसिक ऑर्गन पैथोलॉजी फ्रिक्वेंटली बीइंग रेफर्ड टू द एब्डोमेन एज अ विजरो रिफ्लेक्स, कि विजरा की दर्द विजरा में ही जा रही है। एक्चुअली हम जो फर्स्ट टाइम लेक्चर पढ़ते हैं या फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो हमें इतने कॉन्सेप्ट्स इतने ठीक से नहीं पता चलते, या हम ध्यान से सुनते नहीं हैं या हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो सेकंड टाइम पढ़ते फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये वो बात करना चाह रहे थे। तो विजरो मतलब अब इंट्राथोरेसिक रीजन की उसने बात की है। इंट्राथोरेसिक मतलब चेस्ट रीजन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी आई है, हार्ट पेन है, लंग डैमेज है, लंग्स में कुछ हुआ है, हार्ट में हुआ है कुछ, तो उसकी पेन एब्डोमेन में जा रही है, तो एक विजरा की दर्द तो दूसरे विजरा में फील हो सकती है, तो इट्स अ विजरो रिफ्लेक्स। इसलिए अब इन्होंने लिख दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ द thoracic viscera such as pneumonia or pleuritis to refer pain that is perceived in the abdomen instead of the chest, कि बच्चे को नमूनिया हुआ होता है, उसको लंग इन्फेक्शन हुआ है, उसको प्लूराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा दैट इज़ द मेम्ब्रेन अराउंड द लंग्स, तो उसको प्लूराइटिस है, उसको नमूनिया है, दर्द उसके बच्चे के पेट में हो रही होती है, वो उधर रो रहा होता है पकड़ के, ठीक है। तो इसका क्या था कि जो हमने ऊपर बात कर ली कि एम्ब्रियोलॉजिकली जो इंट्राथोरेसिक ऑर्गन्स हैं दे आर रिलेटेड टू द गट, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम टिश्यू। इसके बाद उन्होंने हमें बता दिया है कि ऑल्दो द हार्ट मसल स्टार्ट्स आउट एम्ब्रियोलॉजिकली एज अ क्रेनियल स्ट्रक्चर, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जो हार्ट बनना शुरू हुआ था ना, फर्स्टली जब वो बनना शुरू हुआ था एज अ क्रेनियल स्ट्रक्चर, एज अ ब्रेन स्ट्रक्चर बना था शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने बता दिया जो पेरिकार्डियम है अराउंड द हार्ट इज़ फॉर्म फ्रॉम द गट टिश्यू, लेकिन जो पेरिकार्डियम है ना, जो हार्ट के गिर्द जो लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो उसके गिर्द पेरिकार्डियम है, मेम्ब्रेन है, वो अब बनी हुई गट टिश्यू से ही है, इसलिए हार्ट की दर्द भी एब्डोमेन में भी जा सकती है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और द पेरिकार्डाइटिस कैन आल्सो रेफर पेन टू द एब्डोमेन। MI की दर्द भी पेट की तरफ जा रही है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स एब्डोमिनल रीजन में जा रही है। फिर पेरिकार्डाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है, हमने अभी बात की कि पेरिकार्डियम इज एम्ब्रियोलॉजिकली मेड फ्रॉम द गट टिश्यू, तो वो वहाँ जा रही है। Another example of how embryologic development impacts the viscera and soma. अब soma is actually the body part, ठीक है, like we can say that soma हमारे शोल्डर में दर्द हो रही है, तो वो somatic pain भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उधर हो रही है, ठीक है। तो फिर विजरा और सोमा को उन्होंने एक्चुअली आपस में आप लिंक कर रहे हैं कि वो किस तरह एम्ब्रियोलॉजिकली लिंक्ड हैं। तो कंसिडर द ईयर एंड द किडनी। अब जो कान है, ठीक है, एक बॉडी पार्ट उन्होंने इसको कंसिडर किया है, ठीक है, इसको सोमा कह रहे हैं कि कान है, ठीक है, और जो किडनी एक ऑर्गन है, तो ये जो दीज टू स्ट्रक्चर्स हैव द सेम शेप। अब आप इस डायग्राम में देखो दिस वन, कि अब ये किडनी है और ये कान है, इनकी शेप सेम है, साइज बेशक सेम हो ना हो, शेप सेम है। तो सिंस दे कम फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू, अब जिस टिश्यू से किडनी बनी है उसी टिश्यू से कान भी बना है, ईयर भी बना है, ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, और बने भी एक साथ ही हैं। जब कान बन रहा था, जब ईयर बन रहा था, उसी वक्त किडनी भी डेवलप हो रही थी, तो दे आर डेवलप्ड एट द सेम टाइम एंड दे हैव द सेम शेप। Same like that, when a child is born with an anomaly of the ear or even a missing ear, the medical staff knows to look for possible similar changes or the absence of the kidney on the same time. कि मतलब जब अगर कोई मेडिकल स्टाफ ने देख लिया कि एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि उसका एक कान मिसिंग है, एक ईयर मिसिंग है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि डैमेज्ड है, एबनॉर्मल शेप का है, तो लोग फिर किडनी की फिर स्क्रीनिंग करते हैं कि वो देखते हैं कि या तो इसकी एक किडनी एब्सेंट हो सकती है या फिर अफेक्टेड हो सकती है कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दिया, ये उन्होंने एक लिंक क्रिएट कर दिया, तो आई थिंक सो इट्स विजरोसोमा लिंक्ड है, ठीक है ना, हाउ इम्पैक्ट्स द विजरा एंड द सोमा। ओके,
फिर आगे लिखते हैं, ऑल्दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीटल एम्ब्रियोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द रेड फ्लैग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द विजुअल ओरिजिन। ठीक है कि वो कह रहे हैं अगर आपको फीटल एम्ब्रियोलॉजी पता भी चल गया कि फीटल लाइफ के अंदर जब वो फीटस था, ठीक है, तो इन्फेंट जब बच्चा एक फीटस था, तो तब उसके बारे में आपने देख लिया कि ऑर्गन उसका कहाँ था कहाँ नहीं था, उससे आपको रेड फ्लैग कोई नहीं पता लगने वाला। ठीक है, वैसे आपने इसको जान लिया कहाँ जा रहा है, लेकिन ये रेड फ्लैग इससे आपको नॉट रेडीनेस हिस्ट्री इतना ज़रूरी नहीं है। फिर सोमैटिक पेन पैटर्न्स काज्ड बाय द विजुअल डिसफंक्शन, तो ये सोमा में दर्द होती है, सोमैटिक पेन होती है और वो विजरा डिसफंक्शन की वजह से होती है, ये हमने रिकॉग्नाइज करना होता है। इस डायग्राम के अंदर भी यही बात लिखी है कि दे हैव द सेम शेप, दे आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम टिश्यू, और सेम ऊपर वाली बात है कि अगर उसका ईयर मिसिंग है तो फिर वो चेक करते हैं कहीं इसकी सेम साइड वाली किडनी तो नहीं मिसिंग। तो ये एक चीज़ हमने देख ली, एक मेकानिज़म देख लिया, डेट वाज एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, डेट वाज द फर्स्ट मेकानिज़म कि किस तरह पेन रेफर कर रही थी, क्योंकि उसका एक इंट्रायूट्रिन लाइफ का एक उसका लिंक था। अब सेकंड चीज़ अगर हम देख लें, मल्टी सेगमेंटल इनोवेशन। ठीक है कि मल्टी सेगमेंटल मतलब बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं उनको सेम ही नर्व सप्लाई कर रही है, मल्टी सेगमेंट्स को सेम इनोवेशन जा रही है, तो वो हम देखेंगे कि मल्टी सेगमेंटल इनोवेशन इज़ द सेकंड मैकेनिज्म यूज्ड टू एक्सप्लेन पेन पैटर्न्स ऑफ द विजरोजेनिक सोर्स के विजरा की दर्द इस जगह पे जा रही है क्योंकि इस जगह पे इस सोमा पार्ट में जा रही है, सोमैटिक रीजन में जा रही है, क्योंकि दे हैव द सेम इनोवेशन, सेम नर्व सप्लाई उस जगह को भी कर रही है। फिर लिखा हुआ है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज शोन इन दिस डायग्राम, द विजरा हैव मल्टी सेगमेंटल इनोवेशंस। एक ना डायग्राम इन्होंने बनाई हुई और ये काफ़ी घुचमुच करके इन्होंने बनाई हुई है। इसके अंदर वो बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो आई को सप्लाई कर रही है या फिर ग्लैंड्स को, हार्ट को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, एड्रिनल मेडुला को, कोलन जो भी पढ़ो, ठीक है, और ब्लैडर को, तो ये इधर जो पेन जा रही है इनके ना कुछ सेम भी होते हैं, कुछ ना सेम पॉइंट से तीन चीज़ों को एक ही नर्व सप्लाई कर रही है या एक चीज़ को तीन जगह से निकल रही है वो। तो ये उन्होंने काफ़ी इस तरह करके हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बताई हुई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं विजरा हैव मल्टी सेगमेंटल इनोवेशंस के मतलब इसको भी प्रोवाइड करिए, बाकियों को भी। द मल्टीपल लेवल्स ऑफ द इनोवेशन ऑफ द हार्ट के हार्ट भी काफ़ी मतलब लेवल्स बहुत ज़्यादा मिलकर हार्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर आई थिंक सो पढ़ा था कि जो C3 से या C5 से T1 या 2 तक तो जा रहा था, कितने ज़्यादा मल्टीपल लेवल्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लेवल्स जाकर हार्ट एक ऑर्गन है उसको कितने ज़्यादा लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी तो है ना कि काफ़ी सेगमेंट से निकल कर एक ऑर्गन के पास भी आ रही है। और ब्रोंकाई इस तरह, तो हार्ट को भी मल्टीपल लेवल्स इनोवेट कर रहे होते हैं, ब्रोंकाई को भी, स्टमक को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को। तो ये उन्होंने डायग्राम के अंदर बताई हुई है, उसको नेट से जो पिक्चर निकलेगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि ईज़ी टू लर्न होगी। ठीक है, समझ आएगी, कंप्रिहेंसिबल होगी ज़रा। फिर उसने बताया कि पेन ऑफ द विजरल रीजन कैन बी रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग सोमैटिक एरियाज, कि विजरा के दर्द है, किसी के किडनी में दर्द है, इंटेस्टाइन में है, ब्लैडर में है, ये ऊपर मिसालें लिखी हुई हैं, स्टमक में है, ब्रोंकाई में है, तो वो चली जाती है जी सोमैटिक जगह पर, शोल्डर में दर्द हो जाती है। तो द एग्जांपल ऑफ द कार्डिक पेन इज़ द गुड वन। कार्डिक पेन इज़ नॉट फेल्ट इन द हार्ट बट इज़ रेफर टू द एरिया सप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल नर्व्स। अब उसको C5 से फॉर एग्जांपल T1 तक जा रही है, ठीक है, इतनी रेंज दे दिया। अब C5 से T1 या 2 जिधर जाएगी उधर उसकी दर्द हो सकती है ना। तो ये इन्होंने कुछ कंसेप्ट हमें देना चाहा है कि इट्स नॉट फेल्ट इन द हार्ट बट इज़ रेफर टू द स्पाइनल नर्व्स corresponding. Instead of the actual physical heart pain, cardiac pain can occur in any structure anywhere from the C3 to T4. या अब उन्होंने हमें बता दिया, एक रेंज दे दी है कि जी C3 से T4 तक, ठीक है, C3 से T4 तक किसी भी स्ट्रक्चर में दर्द हो सकती है। अब C3 से T4 किसी एक जगह तो नहीं ना जा रही है। अब C3 फॉर एग्जांपल शोल्डर पे, टिप ऑफ द शोल्डर पे C4 का आ रही है, कोई मीडियल साइड ऑफ द आर्म पे जा रही है, कोई किधर जा रही है।
तो फिर इसलिए हार्ट की पेन होता है। जैसे कि अब वो उन्होंने बता दिया कि हार्ट पेन अब जाँ में भी हो गई, गर्दन में, अपर ट्रैप्स में, शोल्डर में, आर्म में। तो ये मल्टी सेगमेंटल की वजह से हुआ कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ द नर्व की वजह से वो सेम उनको मैच करके पेन ऑफ द कार्डियक एंड द डायफ्रामेटिक रीजन इज़ ऑफन एक्सपीरियंस्ड इन द शोल्डर। अब डायफ्राम की दर्द है वो भी शोल्डर में हो रही है। फिर हमने रिकॉग्नाइज़ करना है ना कि अब शोल्डर पेन है किसी को, क्या उसके अपर ट्रेपीजियस मस्कुलर प्रॉब्लम है वो वीक हो गए हैं, या उसकी कोई नर्व इम्पिंज हो गई है, या फिर उसको कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम है, डायफ्राम की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। ये तो फिर आपने डायग्नोस करना है कि उसकी हिस्ट्री देखनी है। फिर और भी कुछ तरीक़ाकार होंगे। तो शोल्डर में होती है बिकॉज द C5 स्पैस सेगमेंट सप्लाइज द हार्ट, रेस्पिरेटरी, डायफ्राम एंड द शोल्डर। अब C5 तीनों का मिक्स हो गया। अब C5 हार्ट को भी है, C5 डायफ्राम को भी, और C5 शोल्डर को भी है। तो हार्ट और डायफ्राम की पेन चलेगी शोल्डर में, क्योंकि C5 थी, तीनों कॉमन थी वो चीज़। थर्ड मैकेनिज्म आता है जी डायरेक्ट प्रेशर इन द शेयर्ड पाथवेज, कि किसी ऑर्गन पे ऐसे प्रेशर पड़ रहा है। अब एब्डोमिनल रीजन की इन्होंने मिसाल दी है कि जब मैंने पढ़ा था वो यही था कि एब्डोमिनल रीजन में अब डायफ्राम के साथ और ऑर्गन्स पड़े हैं। तो अगर डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसके इर्द गिर्द वाले जो ऑर्गन्स उस पर ऊपर अब प्रेशर पड़ रहा है अगर, तो ये हम अभी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। ठीक है। अ थर्ड एंड फाइनल मैकेनिज्म बाय विच द विजरर रेफर पेन टू द सोमा इज़ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रेशर इन द शेयर्ड पाथवेज, कि उनका डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है और फिर वो कुछ पाथवेज शेयर्ड हो रहे होते हैं। जैसे कि शोन इन दिस इलस्ट्रेशन मैनी ऑफ द विजरा आर नियर द रेस्पिरेटेड डायफ्राम। बहुत से विजरा, बहुत से एब्डोमिनल ऑर्गन्स डायफ्राम के पास ही पाए जा रहे होते हैं। तो एनी पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन इन्फ्लेम, infect or obstruct the organ can bring them in contact with the respiratory diaphragm। तो अगर कोई साथ वाला ऑर्गन था, कोई साथ डायफ्राम के साथ वाला कोई ऑर्गन इन्फ्लेम हो गया है, कोई इन्फेक्शन हुआ उसके अंदर, वो फूल गया, सूज गया, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई किसी ऑर्गन के अंदर, तो उसने तो प्रेशर डाल दिया जी डायफ्राम के ऊपर, प्रेशर डायफ्राम पे पड़ गया, तो एक डायरेक्ट प्रेशर आया, तो उस वजह से फिर पेन हो सकती है, वो हम देखेंगे। Anything that impinges the central diaphragm can refer pain to the shoulder। कि अगर सेंट्रल, अब डायफ्राम ऑब्वियसली सेंट्रल उसका पार्ट होता है और कुछ पेरिफेरी साइड वाले पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट है, एक उसका पेरिफेरी है। तो उन्होंने दोनों को एक याद करने के लिए, समझाने के लिए, और कुदरत ने भी ऐसा ही निज़ाम रखा है कि अगर सेंट्रल डायफ्राम में कोई चीज़ इम्पिंज करती है, कोई प्रेशर लगता है, तो शोल्डर में दर्द जाती है। एनीथिंग दैट इम्पिंजेस द पेरिफेरल डायफ्राम कैन, अगर साइड वाले रीजन में, जो साइड पे है, डायफ्राम राइट साइड पे भी है, लेफ्ट पे भी है, ठीक है, थोड़ा बॉडी के राइट में, थोड़ा लेफ्ट में, दरमियान में भी उसका कुछ पार्ट है। तो अगर पेरिफेरी के डायफ्राम पे अगर कोई प्रेशर पड़ गया तो कैन रेफर पेन टू द इप्सिलेटरल। अगर राइट साइड पे है तो इप्सिलेटरल मींस सेम साइड का कोस्टल मार्जिन, जो कोस्टल रिब्स को कहते हैं, तो रिब्स के मार्जिन में उधर दर्द होएगी। और लंबर रीजन, या फिर जो आपका बैक है, जो अभी कमर का लंबर रीजन है, उधर दर्द हो सकती है। तो सेंट्रल के लिए शोल्डर कह दिया है, एक डायफ्राम लेकिन जगह बदल गई है, ठीक है। सेंट्रल के लिए शोल्डर में दर्द है, पेरिफेरी की दर्द, इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड वाले कोस्टल मार्जिन्स में या फिर लंबर रीजन में दर्द है, पेन हो सकती है, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म ऑफ द रेफर्ड पेन टू द शेयर्ड पाथवे अकर्स एज अ रिजल्ट। अब शेयर्ड पाथ, पहले हमने डायरेक्ट प्रेशर की बात कर ली ना, कि इस तरह प्रेशर पड़ा था डायफ्राम के ऊपर, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह। अब हम देखते हैं कि पाथवेज कैसे शेयर्ड हो रहे हैं। हाँ जी, तो शेयर्ड पाथवेज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द गैंग्लियंस फ्रॉम द ईच न्यूरल सिस्टम गैदरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू द कॉर्ड द प्लेक्सिस। तो उसने हमें बता दिया है कि कुछ गैंग्लियंस बनते हैं। गैंग्लियंस आर द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज, दिस आर आउटसाइड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो गैंग्लियंस हैं वो सेल बॉडीज़ का ही गुच्छा होता है। तो उसने लिखा है कि जो गैंग्लियंस है हर न्यूरल सिस्टम से, ठीक है, फ्रॉम ईच न्यूरल सिस्टम गैदरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द कॉर्ड टू द प्लेक्सिस। तो वो कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उधर से गैंग्लियंस निकलते हैं और उधर से जो मैसेज लेकर चले जाते हैं प्लेक्सिस। हमने देखा है कि हमारी बॉडी में सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, लंबर प्लेक्सिस होता है। तो वो मैसेज जाकर प्लेक्सिस तक दे रहे हैं। हम आगे इसको मज़ीद पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। द विजुअल ऑर्गन्स आर इनोवेटेड थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो विजरा है, जैसे कि हार्ट हमारा विजरा है, ठीक है, ऑर्गन है, ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ना, जो कि इनवॉलंटरी है, हम तो नहीं अपनी मर्ज़ी से दिल को धड़का रहे ना, तो ऑटोनॉमिक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स सिस्टम्स। तो फिर
Visual organs are innervated through the autonomic nervous system. The ganglions bring in good information from around the body. तो ganglions का क्या काम है कि ganglions information इकट्ठी करते रहते हैं. जो भी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अराउंड द बॉडी. पूरी बॉडी से वो इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं और जो नर्व प्लेक्सेस हैं वो डिसाइड करते हैं फिर वो इन्फॉर्मेशन ला कर ना, जिसने कहता नहीं कि एक हेड क्वार्टर होता है, एक HOD होता है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कुछ भी होता है कि मैसेज हमने उसको जाकर देना है, वो अब डिसाइड करेगा, ठीक है, कि अब उसने क्या करना है. तो सेम लाइक दैट इधर भी वो कह रहे हैं कि गैंग्लियंस ने इन्फॉर्मेशन ली फ्रॉम द अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी से, और नर्व प्लेक्सिस को दे दिया. वो प्लेक्सिस डिसाइड करते हैं कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस इन्फॉर्मेशन, कि व्हाट टू डू एंड गिव द बॉडी फाइन लोकल कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्सेस. तो इस तरह फिर जो बॉडी है उसको एक कंट्रोल थोड़ा सा मिलता है कि उसने इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से, एक फ़ाइन एक लोकल कंट्रोल होता है कि उसने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है इस पर. तो जो प्लेक्सिस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उसने कहा है कि नेक में है, थॉरक्स में है, डायफ्राम से हैं और एब्डोमेन में है, और वो जाकर टर्मिनेट एंड हो जाते हैं जी पेल्विस के अंदर. तो द ब्रेकियल, तो किधर किधर हमने देखा, नेक रीजन में देख लिया, थॉरक्स, डायफ्राम, एब्डोमेन एंड टर्मिनेट इन द पेल्विस. Brachial plexus supplies the upper neck and shoulder while the phrenic nerve innervates the respiratory diaphragm. तो ये हमें पहले ही पता है कि एक ख़ास नर्व उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया जी डायफ्राम के लिए, वो फ्रेनिक नर्व होती है. तो ब्रेकियल प्लेक्सिस ने नेक रीजन को भी, अपर नेक को कवर किया हुआ है और शोल्डर को भी, ठीक है, जबकि फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को. तो मोर डिस्टली अगर हम मज़ीद नीचे जाएँ तो सीलियक प्लेक्सिस सप्लाइज द स्टमक. तो उन्होंने हमें बता दिया कि एक प्लेक्सिस का क्या नाम है, सीलियक हमने अभी डिटेल से नहीं इसको पढ़ा हुआ, वो स्टमक को और इंटेस्टाइन को कह रहा होता है. तो न्यूरोलॉजिकल सप्लाई ऑफ द प्लेक्सिस, न्यूरोलॉजिक सप्लाई ऑफ द प्लेक्सिस इज़ फ्राम parasympathetic fibers from the vagus and pelvic subclinic nerves. तो जो भी सप्लाई इधर मिल रही है, ठीक है, जो न्यूरोलॉजिक सप्लाई है प्लेक्सिस को, तो जो सप्लाई नर्व सप्लाई प्लेक्सिस तक जा रही है वो पैरासिम्पथेटिक है, ठीक है. पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आ रहे होते हैं वेगस नर्व से, और पेल्विक सबक्लैनिक नर्व भी उन्होंने हमें बता दिया. फिर जो प्लेक्सिस है वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर बट नॉट इंडिपेंडेंटली ऑफ द गैंग्लिया. एक दूसरे से वो अलग काम कर रहे हैं. सर्वाइकल प्लेक्सिस है, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, उसका अपना काम है, उसने क्या करना है. लंबर प्लेक्सिस का अपना काम है. जो सीलियक प्लेक्सिस है उसका अपना काम है, वो नर्व्स सप्लाई कर रहा है, मैसेजेस ट्रैवल कर रहा है, सेंसेशन प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन इन सबको गैंग्लियन की ज़रूरत है. ये इंडिपेंडेंट ऑफ गैंग्लियन काम नहीं कर सकते, क्योंकि गैंग्लियन ही मैसेज इनको ला कर दे रहे होते हैं पूरी बॉडी ऑर्गन से, पार्ट से. तो गैंग्लिया कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिम्पैथेटिक फाइबर्स. ये दोनों से मैसेज लेकर आते हैं, और जो गैंग्लिया वो डिलीवर कर देते हैं मैसेज को प्लेक्सिस के पास. एंड इट इज़ द प्लेक्सिस दैट प्रोवाइड द फाइन लोकल कंट्रोल इन ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम. और फिर जो प्लेक्सिस होता है कि वो बताता है कि किस तरह से हमने एक लोकल कंट्रोल जनरेट करना है, ठीक है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, एक फ़ाइन एक अच्छा सा रिस्पॉन्ड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अब मिसाल में दे दी, लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज़ इन कंटेक्ट विद द सेंटर ऑफ द डायफ्राम. अगर हार्ट का लोअर पोर्शन देखा जाए ना, तो उसका जो थोड़ा बहुत कंटेक्ट हो रहा था ना, वो सेंटर ऑफ डायफ्राम के साथ हो रहा था. इसी तरह द स्प्लीन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज टक्ड अप अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम. तो स्प्लीन है वो लेफ़्ट साइड पे पाई जाती है, लेकिन डायफ्राम के नीचे ही पाई जा रही है. अंडर द डोम ऑफ डायफ्राम स्प्लीन पाई जाती है. इसी तरह जो किडनी है वो दोनों साइडों में पाई जाती है. तो स्प्लीन हमने देख ली लेफ़्ट साइड पर है, फिर किडनी दोनों तरफ है, फिर पेनक्रियाज इन द सेंटर और इन ईजी रीच ऑफ सम पोर्शन ऑफ द डायफ्राम. तो जो पेनक्रियाज का भी सेंट्रल पार्ट है वो भी डायफ्राम के साथ इन कॉन्टैक्ट है. तो हार्ट को और डायफ्राम को हमने देख लिया कि उसने कहा कि हार्ट का लोअर पोर्शन इन द सेंटर ऑफ डायफ्राम के साथ था, स्प्लीन लेफ़्ट साइड पे थी और डायफ्राम के ना डोम के नीचे पाई जा रही थी. फिर किडनी दोनों तरफ होती हैं. फिर पेनक्रियाज का भी जो सेंटर उसने कह दिया कि वो डायफ्राम के साथ होता है कुछ रीच में. द बॉडी ऑफ, अब फिर ना पेनक्रियाज की एक बॉडी होती है और उसकी ना टेल होती है. तो जो बॉडी होती है ना पेनक्रियाज की इज़ इन द सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो उसकी वो बॉडी सेंटर में ही है, जबकि जो टेल है ना वो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी में होती है, ठीक है. तो ये हमने याद रखना है. जिस तरह स्प्लीन लेफ़्ट साइड पर है ना, उसी तरह जो टेल होती है ना पेनक्रियाज की, वो भी लेफ़्ट साइड पर है. बॉडी उसकी सेंटर में है और पेनक्रियाज थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर टिल्ट किया हुआ है उसकी टेल. तो इफ़ एन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर और अदर obstruction distends the pancreas,
कोई इन्फेक्शन हो गया है पेनक्रियाज को, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है उधर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो पेनक्रियाज डिस्टेंड हो गया, थोड़ा सा फूल गया, तो इट कैन पुट प्रेशर ऑन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। तो अगर पेनक्रियाज थोड़ा सा डिस्टेंशन में चला गया, डिस्टेंड हो गया, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेम हो गया, तो वो सेंटर ऑफ डायफ्राम में भी कर सकता है प्रेशर। सिंस द फ्रेनिक नर्व, अब जो फ्रेनिक नर्व हमने बात की थी जी, डायफ्राम को सप्लाई करती है, इसकी रूट वैल्यू ना C5 से C3 से ना C5 तक होती है। It invades the central zone of the diaphragm as well as the part of the pericardium, gallbladder and the pancreas। तो ये एक अच्छा सीधा MCQ आई थिंक जो मेरे में आया भी था कि जो फ्रेनिक नर्व है वो सिर्फ डायफ्राम को सप्लाई करती है। नो, डायफ्राम को तो करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ पेरिकार्डियम को भी, हार्ट के गिर्द जो मेम्ब्रेन है ना, जो लाइनिंग है, हार्ट को भी फ्रेनिक नर्व जा रही है। डायफ्राम के साथ साथ गॉल ब्लैडर में भी जाती है, उसको भी करती है, और पेनक्रियाज को भी करती है। तो द क्लाइंट विद इम्पेयरमेंट ऑफ दीज विजरक एंड प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम्स इन एनी ऑफ द सोमैटिक एरियाज अप्लाई बाय द C3 to C5 शोल्डर। ठीक है, तो अगर शोल्डर को भी, तो अगर पेरिकार्डियम हार्ट की दर्द है वो भी शोल्डर में चलेगी, क्योंकि कॉमन उनकी नर्व सप्लाई है, शेयर्ड पैथवे है ना, ठीक है, उससे एक नर्व को भी शेयर कर रहे हैं किस्म का। और पेरिकार्डियम की दर्द उन्होंने हमें बता दी, और ये हमने याद रखना है कि ये एग्जांपल्स हमने किस में पढ़ी थी कि पेरिकार्डियम पेनक्रियाज सेंटर में है और उसका प्रेशर इधर लग रहा है, टेल इधर है, तो ये हमने थर्ड मैकेनिज्म की चीज़ें हमने ये देखी हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम की दर्द भी शोल्डर में जा रही, गॉल ब्लैडर की भी, पेनक्रियाज की भी, डायफ्राम की भी, क्योंकि they are supplied by the same C3 to C5 root value. Okay, in other words, the person can experience symptoms in the areas innervated by the same nerve pathway. अच्छा, तो जो person है उसको क्या हो सकता है, symptom आ सकते हैं in the areas innervated by the same nerve pathway. So a problem affecting the pancreas can look like as heart problem. अब उसका problem pancreas की है, उसकी दर्द हार्ट में भी थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि शायद उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी भी दर्द शोल्डर में जाती है। अच्छा, पेनक्रियास की प्रॉब्लम है तो ऐसा लगेगा कि शायद उसको हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पेनक्रियास के दर्द ऐसा लगेगा गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, यहाँ लगेगा कि इसको कोई मिड बैक स्कैपुलर या शोल्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह चीज़ें मिमिक करती हैं। हमने अच्छे तरीके से डायग्नोसिस करना होता है, सोच समझ कर देखना होता है कि ये इसको मसला क्या है, पेनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, शोल्डर का अपना मसला है या क्या है, डायफ्राम का। ठीक है, so most often clients with pancreatic disease present with the primary pain pattern associated with the pancreas, कि pancreatic disease है तो पेन उसकी pancreas में ही होती है, जैसे कि left epigastric pain और the pain just above the xiphoid process। तो पेनक्रियास की दर्द उसने बता दिया कि लेफ़्ट जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, पेन को एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी एक क्वाड्रेंट में डिवाइड किया होता है, तो लेफ़्ट जो एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, या फिर जस्ट बिलो द xiphoid प्रोसेस उधर भी दर्द जा रही है। तो द सोमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द रेफर्ड पेनक्रियाटिक पेन टू द शोल्डर और बैक इज़ अनकॉमन, कि जो सोमैटिक सेंसेशन थी ना कि पेनक्रियाटिक के पेनक्रियाज की दर्द शोल्डर में जाती है, वो कम ही जाती है ज़रा, बट इट इज़ द अनएक्सपेक्टेड। और जो रेफर्ड पेन पैटर्न्स डेव सीन फिजिकल ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिस, मतलब इतनी कॉमन नहीं है ये दर्द। ठीक है, ओके, एंड another example of the same phenomena occurs with peritonitis और गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। अब पेरिटोनियल कैविटी आई थिंक उसकी बात कर रहे हैं कि पेरिटोनाइटिस हो जाए अगर किसी को, या गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम कर रही है, तो दीज कंडीशंस कैन इरिटेट द फ्रेनिक एंडिंग्स इन द सेंटर पार्ट ऑफ द डायफ्राम पेरिटोनियम, डायफ्रामेटिक पेरिटोनियम। ओके, तो उसने यही बता दिया है कि अगर किसी को पेरिटोनाइटिस है या गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, तो ये चीज़ें जाकर फ्रेनिक नर्व भी को भी यही चीज़ें, ये फ्रेनिक नर्व इनको भी तो सप्लाई कर रही है ना, गॉल ब्लैडर को भी, तो फ्रेनिक नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो जाती हैं, और वो भी किधर, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक पेरिटोनियम। तो ये प्रेशर थोड़ा बहुत डायफ्रामेटिक पे लग रहा होता है। द क्लाइंट कैन एक्सपीरियंस रेफर्ड शोल्डर पेन ड्यू टू द रूट रीजन शेयर्ड इन द कॉमन बाय द फ्रेनिक एंड सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स। तो डायफ्राम की दर्द थी या गॉल ब्लैडर की पेन थी, तो वो किधर चलेगी, शोल्डर में चलेगी, क्योंकि वो फ्रेनिक नर्व से ही सप्लाई होती हैं। बस यही बातें वो रिपीट करी जा रहे हैं। अब हम थोड़ा ही हमारा काम रह गया। नॉट ओनली इट इज़ ट्रू दैट एनी स्ट्रक्चर दैट टचेज द डायफ्राम कैन रेफर पेन टू द शोल्डर,
तो उसने कहा है कि नॉट ओनली इट इज़ ट्रू, ये ना सिर्फ ये बल्कि ये सच है कि जो डैट एनी स्ट्रक्चर दैट टचेस द डायफ्राम, कोई स्ट्रक्चर अगर डायफ्राम को टच कर रहा है उसकी जो पेन होती है वो शोल्डर में जाती है, बट इवन स्ट्रक्चर्स एडजेसेंट टू इट और इन कंटेक्ट विद द डायफ्राम इन यूट्रो कैन डू द सेम। तो इन यूट्रो लाइफ वो बात कर रहे हैं कि फीटल डेवलपमेंट के लिए लाइफ में भी जो जो चीज़ें डायफ्राम के साथ पाई जा रही थी जी उनका भी यही पैटर्न है, उसकी भी दर्द शोल्डर में जा रही है, ठीक है। तो कीप इन माइंड देयर हैज़ टू बी सम इम्पेयरमेंट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। हो सकता है कि जो साथ उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टेंशन है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो वो प्रेशर डाला और वो पेन उधर चली गई है। असेसमेंट ऑफ द पेन का सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, नेक्स्ट हमने करना नहीं था। असेसमेंट ऑफ पेन फ़ौरन से हम देख लेते हैं और फिर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। मल्टी सेगमेंटल इनोवेशन पढ़ चुके हैं हम, असेसमेंट ऑफ द पेन की बात हो रही थी जी। Interviewing techniques and specific questions for the pain assessment are outlined in this section. The information gathered during the interview and examination provides a description of the client that is clear, accurate and comprehensive. के assessment of pain, हम किस तरह से पेन को असेस करेंगे, हमें किस तरह से सिम्टम्स, तो हमने इंटरव्यू लिया, कुछ सवाल पूछते हैं हम उससे, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होती है। द थेरेपिस्ट शुड कीप इन माइंड द कल्चरल रूल्स एंड डिफरेंसेस उसको पेन परसेप्शन में। अच्छा, a measurement assigns a number of value to given dimension to pain intensity। तो लिखा हुआ है कि measuring pain और assessing pain are the two separate issues। सिर्फ ये दो बातें हैं हमारे पास अभी कि पेन को measure करना is a different thing और पेन को assess करना is a different thing। Pain assigns a number of value, assign a number of value to given dimension to a pain intensity। जब हम एक वैल्यू दे देते हैं कि 8 इंटेंसिटी है या 9 है, 10 है, बहुत सीवियर है, तो वो मेजरमेंट हो जाता है। और कम्प्रीहेंसिव पेन असेसमेंट, और अगर आप असेस कर रहे हैं तो इंक्लूड्स अ डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री फिजिकल। तो अगर आपने असेस करनी है ना पेन कि इस बंदे को पेन है, तो हमें उसकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसका अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है। हम उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री पूछते हैं कि जी आपने दवाई तो नहीं, अक्सर दवाइयों का नतीजा में पेन होती है। नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग यूज़ एंड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरापीज तो नहीं उसने कोई कराई। इसका फंक्शनल स्टेटस कैसा है, और साइकोसोशल स्पिरिचुअल फैक्टर्स। अ रिकॉर्ड फ्रॉम फॉर्म मे बी हेल्पफुल टू स्टैंडर्डाइज पेन असेसमेंट विद ईच क्लाइंट। तो हम रिकॉर्ड फॉर्म बना लेते हैं और पेन के बारे में लिख लेते हैं कि इसको क्या मसला है, टू स्टैंडर्डाइज पेन असेसमेंट। इस तरह हम पेन असेस कर लेते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से हमने पेन सोर्सेज किए हुए हैं, 3 टेबल्स, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। वो अगर बनेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे इंशाल्लाह ताला। जस्ट 3 बॉक्सेस, let me tell you which are they। 3.3 3.3 भी नहीं है बल्कि 4। एक ये बॉक्स है 3.2 जिसके अंदर मैंने बताया कंपैरिजन ऑफ द सिस्टमिक वर्सेस मस्कुलोस्केलेटल पेन। कि हम देखते हैं कि सिस्टम की पेन है, कोई ऑर्गन की पेन है, और मस्कुलोस्केलेटल अगर कोई पेन है, ठीक है, एमएस के ओरिजिन की कोई पेन है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है कि सिस्टम की पेन ऐसी है। और ये टेबल के अंदर, ये बॉक्स के अंदर सारा लिखा हुआ है 3.2 वाले के अंदर के सिस्टम की और एमएसके की। एक ये छोटे से सोर्सेज ऑफ पेन है, और एक 3.4 या 6 है। ये वाला के सिस्टमिक और मस्कुलोस्केलेटल दे आर सेम। अगर हमें टाइम मिला या मौका मिला तो ये चंद बॉक्सेस हैं और हम सोर्सेज ऑफ पेन को थोड़ा सा देख लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ सोर्सेज ऑफ पेन है, ये सोमैटिक सोर्सेज या विजुअल, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस थिंग एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।